नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यूपी SSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा, जिसे आप पेट के नाम से जानते हैं, प्रथम पाली का सलूशन लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो आज का पहला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है उसको आप लोग देख लीजिए क्या है। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। पूछा क्या गया था प्रश्न, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। इसका उत्तर है तुकाराम। हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आंसर आपको बताएंगे। शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये वही वारेन हेस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर महाभियोग भी लगा था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको क्या बनाया गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था शेर शाह सूरी। आप लोग मिलान करते रहिएगा। शेर शाह सूरी, प्रश्नों का क्रम ऊपर नीचे हुआ है। शेर शाह सूरी, फिर टाइम दिया गया किसका? अकबर का। और फिर और दो लोगों का नाम दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी और अगले व्यक्ति का नाम दिया गया है आपके इल्तुतमिश। अब देखिए आप, इल्तुतमिश। अब ये कितना इजी प्रश्न है। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद कौन थे? इल्तुतमिश। यही व्यक्ति हैं जो इल्बरी जात के तुर्क थे। इन्होंने ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले क्रम में कौन आएंगे? इल्तुतमिश आएंगे। और उसके बाद आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है आपकी, पद्मावत। यही अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम क्या जारी किया था? इन्होंने सैनिकों के लिए, जो आप कैंटीन की व्यवस्था देखते हैं, कैंटीन की व्यवस्था सर्वप्रथम इन्हीं के यहाँ शुरू हुई थी। उसके बाद पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नंबर 2 और शेर शाह सूरी। इनको भी आप जानते हैं। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने कराया था। ये वही शेर शाह सूरी है जो कालिंजर बांदा में युद्ध करते हुए मारे गए और इन्होंने कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए हमने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे आपके शेर शाह सूरी। और उसके बाद आपके आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 में अकबर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न जो पूछा गया है संतरे में बहुतायत में होता है। तो आप लोगों को तो ये पता ही है कि संतरा कैसे होता है, खट्टा होता है, हल्का हल्का, और मीठा भी होता है। तो विटामिन सी, इट्स वेरी सिंपल। ओके, इसमें क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलिए। प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? प्रकाश वर्ष की दूरी। इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा वो ऑप्शन आपका है डी। ठीक है, हमारे सेट में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका बन रहा है डी। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा इसमें आपके सेट में कौन सा उत्तर बन रहा है। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इसका उत्तर है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहेंगे। और अगला प्रश्न पूछा गया है, 18 कैरेट सोने में
खरे सोने का प्रतिशत कितना है? 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो प्रतिशत होता है मित्रों वो 75% होता है। चलिए इसी क्रम में आगे की ओर चलते हैं हम लोग और अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? नमक को कहते हैं। तो NaCl जो विकल्प है वो यहाँ से कट हो जाएगा। दूसरी बात फिर आप जानते हैं कैल्शियम सल्फेट भी नहीं है और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी आप जानते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऑप्शन नंबर ए हमारे सेट में सही है। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि चरक संहिता संबंधित है। तो आप जानते हैं चरक जी किसके लिए फेमस थे? चरक जी आयुर्वेदाचार्य थे और चिकित्सा के लिए फेमस थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से या इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो आप जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये वही नौरोजी जी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार अध्यक्षता की है, 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की है। 1886 पहला ऑप्शन लिख लीजिए, दूसरे अधिवेशन 1886, 1896 और 1906। कुल मिलाकर इन्होंने 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की है। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग, ये तो आप लोग जानते हैं, होम रूल लीग की स्थापना की गई। 1915-16 की बातें कर रहा है और आपको पता है कि गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक जी को क्या हुआ था? रंगून में जेल हुआ था। कहां पर? रंगून में। इनको क्या हुआ था? इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था और जब ये अपनी सजा काट के लौटे तो इन्होंने क्या चलाया? होम रूल लीग। और इनके साथ कौन था? तिलक जी के साथ थी एनी बेसेंट। कौन कौन था? तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये दो लोग हैं। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। और यही एनी बेसेंट हैं जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? राजनीतिक बच्चे की संज्ञा दी थी। गांधी जी क्या है? अभी राजनीति में बच्चे हैं। कौन कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का डेट फिक्स किया गया तो माननीय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कब? 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 के दिन असहयोग आंदोलन शुरू करने से पूर्व ही 1 अगस्त 2020 असहयोग आंदोलन शुरू करने से पूर्व ही किसकी मृत्यु हो गई थी? तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें ऑप्शन क्या होगा? तिलक और एनी बेसेंट। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, देखिए क्या है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूछा गया है AD 78 ये किससे संबंधित है? शक संबंध। तो मित्रों ये सही है, AD 78 सही है। फिर अगला प्रश्न पूछा इसी में है, बी है इसका, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। ये 1707 होना था। क्या होना था? 1707 होना था। उसके बाद कलिंग युद्ध आपको पता ही है, BC 261
वो भी सही है। अब मुस्लिम युग की शुरुआत AD 622, ये भी सही है। इसी AD 622 जो लिखा है मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, इसी समय 622 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब हिजरत जो संबत चलाया गया, हिजरी जिसे कहा गया, जब वो मक्का से मदीना आए तो क्या हुआ, उसी क्रम में हिजरत कहा गया। जब उनको वहां से लोग भगाए, जब वो आए तो उसी को कहा गया हिजरत कहा गया। हिजरत हिज्र भाषा से है, जिसका अर्थ होता है दुख होना, क्योंकि लोगों को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, इसलिए हिजरी संवत चलाया गया। और 622 ईस्वी में आप याद रखिएगा मुस्लिम युग की शुरुआत हो चुकी है। और एक ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा AD 1709। सॉरी, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको अच्छे से याद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका ऑप्शन हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये क्वेश्चन हमारे सर द्वारा पढ़ाए गए वीडियो से भी आया है। आप लोग पॉलिटी के वीडियो में प्रस्तावना जहां पर उन्होंने पढ़ाया है, वहां पर एक इस क्वेश्चन की जिक्र उन्होंने किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के हित किसमें हैं? अनुच्छेद 29 और 30। तो यहाँ पर ऑप्शन में आर्टिकल 29 दिया हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 29। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। और आगे दिया गया है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका क्या है? 21A। आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 20A1 की बात हम कर रहे हैं। संविधान संशोधन हो जाएगा मेरा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? 21A। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था आप जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे आप जानते हैं DPSP के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? DPSP के नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 40 है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आगे चलते हैं इसी क्रम में हम लोग। पूछा गया है अगला प्रश्न, फेमा का फुल फॉर्म है। ये तो आप जान ही रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का वो फुल फॉर्म है, फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आप ये तो कॉमन सेंस से भी कर सकते थे कि जन स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य की बात और सफाई की बात, ये तो दोनों सरकार कर रही है ना, राज्य और केंद्र दोनों कर रहे हैं। तो किसमें होगा? समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची में। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है जो है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? आप इसको देखिए, पूछा गया है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप याद करिए, 8 अगस्त 1942 का दिन। कौन सा दिन? जो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। 8 अगस्त 1942 जो भारत में के लिए ऐतिहासिक दिन था, उसको आप याद करिए। वो जो है 8 अगस्त 1942, आप देखिए 8 अगस्त 1942 का दिन था। और गांधी जी अपने पूरी तेज से भाषण दे रहे थे। और उसी दिन गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो।
किसके लिए? भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा था, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कहा था क्या? करो या मरो का नारा, करो या मरो, करो या मरो का नारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आगे चलिए, पूछा गया है निम्न का मिलान करें। तो मिलान में क्या है? इसमें दिया है एक तरफ ब्रह्म समाज। तो आपको पता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो राजा की उपाधि ने अकबर द्वितीय ने दिया था। और यही के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नियम 17 के अंतर्गत समाप्त हुआ था। आगे चलते हैं, पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी में है मिलान करने को। तो रामकृष्ण मिशन, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और इसके दो मुख्यालय बनाए हुए थे विवेकानंद जी। एक मुख्यालय आप जानते हैं बेलूर, और दूसरा मुख्यालय का नाम है मायावती। ये कहाँ पर है मायावती? तो उत्तराखंड में है मायावती। ये विवेकानंद जी, यही वही विवेकानंद जी हैं जिन्होंने शिकागो में अपने धर्म सभा में भाषण दिया था और भारत का झंडा विश्व पटल पर स्थापित किया था। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं और आगे पूछा गया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना, तो इसी में देखिए आर्य समाज में कौन हो जाएंगे आपके? आर्य समाज में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। और आपको इसका पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही क्या कहा था? बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब 3 आपका मिलान हो गया। चौथा पूछा है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के कौन थे संस्थापक? तो सत्य शोधक समाज आप मिला दीजिएगा ज्योतिबा फुले से। और अगर आप नहीं मिलाए होंगे तो 3 ही मिला दीजिए, अपने आप चौथा मिल जाएगा। जब 3 आपका सही तो चौथा ऑटोमेटिक सही। तो इस प्रकार से जो मेरे पास सेट है, इस सेट के हिसाब से जो होगा इस सेट के हिसाब से जो मेरा सेट है इसमें बीज आंसर हो रहा है। ठीक है, मेरे सेट से। अब आप लोग अपने सेट में देख लीजिएगा। ब्रह्म समाज को आप 3 नंबर पर मिला देंगे, A का 3 आ जाएगा। रामकृष्ण मिशन B में 1 आ जाएगा, 3 1 हो जाएगा। C में आर्य समाज है, आर्य समाज को 2 से मिला देंगे तो 3 1 2। और D का आपका 4 हो जाएगा, सॉरी D का आपका 1 2 और 5। हाँ, इसमें दिया है 3 1 2 और 5, तो D का जो है 5। तो क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज में ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। 3 1 2 5। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आप लोगों को सुन के हंसी आएगी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव, उत्तर बता दे रहा हूं सबसे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। अब ये समय कौन सा था आप याद करिए। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर में है। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में 2 कैंडिडेट थे। पहली बार चुनाव होने चल रहा है अध्यक्ष पद का, और कैंडिडेट का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये गांधी जी के कैंडिडेट थे, और एक साइड में थे हमारे बोस बाबू सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी थे, और सुभाष चंद्र बोस जी विजयी हुए और तमाम दबावों के बावजूद भी कुछ दिनों तक ये अध्यक्ष पद पर बने रहे, किंतु इनको कार्य करने में समस्या हो रही थी, इसलिए इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। और इसी को इतिहास में कहा जाता है त्रिपुरी संकट। और उस समय जब पट्टाभी की हार हुई तो गांधी जी का स्टेटमेंट आया, पट्टाभी की हार मेरी हार है, पट्टाभी की हार मेरी हार है। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा आपको मैंने बता दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं हम लोग। पूछा गया है सलाल-पन बिजली परियोजना, सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम आप लिख लीजिए चिनाब।
चिनाब नदी पर स्थित है। ये वही पंचनद की नदी है जिसको आप जानते हैं, रावी, ब्यास, झेलम, चिनास, ठीक है, वही में एक नदी है जिसका नाम चिनाब है। ठीक, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, खेतड़ी के राजा ही विवेकानंद जी का नाम बदले थे। उनका पूर्व का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, भारतीय इतिहास में स्वामी विवेकानंद के दूसरे जो भाई थे उनका क्या नाम था, जिनका जिक्र भारतीय इतिहास में है। ठीक है, तो उन्होंने के सलाह पर ही इन्होंने अपना नाम बदला था। तो खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? तो तांबा उत्पादन। कौन सा उत्पादन? तांबा उत्पादन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पूछा गया प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो आप जानते हैं ओणम कहाँ का है? ओणम है हमारा केरल का। अगला प्रश्न बहुत ही सरल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सभी लोग जानते हैं, इसमें चंद्रमा दे दिया। चंद्रमा तो उपग्रह होता है, ग्रह होता नहीं है, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आप याद करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर हैं? औरंगाबाद में है। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सार्क का देश सदस्य नहीं है? सार्क, SARC, सार्क का सदस्य नहीं है। तो उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार। भारत के सभी पड़ोसी देश हैं चीन और म्यांमार को छोड़ के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। देखिए अब आप मैप के माध्यम से समझिएगा। देखिए मैप के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे तुक्का लगाना था इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको याद हो। देखिए अब आप तुक्का कैसे लगाएंगे। ये क्या है आपका मैप है भारत। लक्षद्वीप कहाँ है? यहाँ पर है। अंडमान कहाँ पर? यहाँ पर। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? पहला ऑप्शन दिया है इसमें मलयालम, पहला दिया है। ठीक, उसके बाद देखिए मलयालम भी सही उत्तर होगा। पूछ रहा है सिंहला, सिंहला कहाँ की भाषा है? सिंहली लोग कहाँ पाए जाते हैं? श्रीलंका में। ये है श्रीलंका आपका। ठीक है, श्रीलंका में। और इस तट के लोग भी सिंहली बोलते हैं भारतीय, तो ये नहीं होगा। फिर पूछा तमिल, तो तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, तो इधर कैसे आ जाएंगे? इधर तो केरल है, आप समझिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला है ग्रेट अंडमानी, तो अंडमान निकोबार तो यहाँ है ना, ये यहाँ कैसे बोलेंगे? फिर बात क्या आई? केरल, केरल के लोग क्या बोलते हैं? मलयालम। आपको सीधा सीधा तुक्का लगाना भी था तो आप मलयालम पे टिक किए होते और क्वेश्चन आपका सही हो जाता। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो देखिए भाई, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले का नाम हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1914 में गीतांजलि के लिए इनको मिला हुआ था। ठीक है, ये तो हम आपको बता दिए। ठीक, अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? राजीव गांधी। अब आप बताइए इनको कहां से मिलता है? पहला ऑप्शन डिलीट, पहला ऑप्शन डिलीट। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है सीवी रमन, बहुत बाद में पाए, आपको पता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तीसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एशियाई मूल की नहीं थी। ठीक है, मदर टेरेसा आयरिश मूल की थी, एशियाई मूल की थी ही नहीं। तो ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो ये सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 552, उत्तर सही। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से प्रश्न अभी इसमें कुछ है नहीं खास। हाँ, एक प्रश्न और है, आपको बता दें। इसमें पूछा गया है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो आप जान लीजिएगा कि 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और पूछा है कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? देखिए इसमें भी दिमाग, आपको इसमें करना कुछ नहीं था। पूछा कोस्टा रिका की राजधानी, भाई ऑप्शन दिया ढाका, ढाका नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी राजधानी है बांग्लादेश की, आप जान रहे हैं। बीजिंग भी नहीं होगी, वो भी राजधानी है। दिल्ली भी नहीं होगी, वो भी राजधानी है। तो ऑप्शन में बचा क्या? सान जोस,
ऑप्शन में बचा क्या, ये सान जोस, और आपको सीधा बिना कुछ सोचे बिना विचारे इस पे डायरेक्ट टिक करना था और आपको उत्तर सही। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो विराट कोहली जी। आजकल तो कोहली का जादू चल ही रहा है, तो कोहली जी हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है सुपेस, SUPACE, सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसका फुल फॉर्म स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले शिफ्ट के लिए। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड, क्या एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? कौन सा राज्य हो जाएगा आपका एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मित्रों, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगे आप देखकर कमेंट करिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर करिएगा। और आप लोगों के लिए एक सूचना हम देने जा रहे हैं आज, जो आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आप जितना अधिक से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उतना हम जबरदस्त आपके पास कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। और हमारा एक नया सीरीज शुरू होने चल रहा है जिसका नाम है इतिहास का महाभोज। हमारा एक नया सीरीज चलने शुरू हो रहा है, उसका नाम होगा इतिहास का महाभोज, इतिहास का महाभोज। जल्द ही हम इस सीरीज को आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे और आप लोग को पूरा इतिहास डिटेल में बताएंगे कि इतिहास शब्द का जन्म, सर्वप्रथम इतिहास की बात कहां पर की गई, इतिहास का अर्थ क्या है। इसको देखने के लिए आप हमारे पहले वीडियो पर भी जाकर देख लीजिए, इतिहास क्या है। बहुत सारे बच्चों को, दोस्तों को, मित्रों को यही नहीं पता होता कि इतिहास क्या है, बस वो किताब खोले और पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मित्रों, जो लूसेंट आपके पास है उस लूसेंट में भी बहुत सारी गलतियां दी हुई हैं, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं आपको, अगर आप खोलिएगा तो देखिएगा लिखा हुआ है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहां पर हुआ था? तो उन्होंने लिखा है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो उनका जो लूसेंट ने लिखा है उसने लिखा है भागीरथी। उसने क्या लिखा है? भागीरथी। जबकि इसका उत्तर होगा हुगली। आप लोग भी जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो प्लासी का युद्ध भागीरथी उन्होंने लिख दिया है। आपको पता है कि भागीरथी और अलकनंदा हमने आपको पंचप्रयाग में पढ़ाया है, आप वहां भी जाके वीडियो को देख लीजिएगा। भागीरथी चली हैं और यहीं पर अलकनंदा से मिलेगी, तो यहीं से गंगा बहेगी। तो भागीरथी कहाँ पहुंचेगी? पश्चिम बंगाल में। इसी तरह की कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, प्रिंट मिस्टेक है या कैसे हुआ है हमें नहीं आइडिया है, लेकिन हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने को आगे। धन्यवाद।